हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने इसके कुछ मेन पॉइंट के बारे में बात किया था। आज हम टॉपिक में बात करने वाले हैं पुराने और नए धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो क्लास, आज हम यदि देखें अपने पुराने और नए धर्मों के बारे में, तो कहता है कि इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं। तो ये कौन से हजार वर्ष है? तो ये है आपके 700 से लेकर के 1750 साल के बीच में बात कर रहा है। इसके दौरान भारत के अंदर कई प्रकार के धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी-कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती है। व्यक्तिगत का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा एक ही प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाना। धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाना, तो ये एक व्यक्ति के द्वारा होता है। यदि एक व्यक्ति किसी एक ही प्रकार के धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत स्तर पर कहते हैं। मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा धर्म को अपनाया जाता है तो केवल वो व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा का पूरा समाज जो होता है ना, वह उस धर्म को अपनाने का काम करता है। तो वह इस प्रकार से धर्मों को हम कहते हैं सामूहिक सामूहिक सम्मान के तौर पर आप उसे मान सकते हैं। क्लास कहता है कि किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन आता गया। क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म जो स्थापित होते हैं, वह किसी खास क्षेत्र के अंदर या क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर होते हैं। इसका जो फैलाव होता है, इसका फैलाव विभिन्न प्रकार के देशों में उनके बढ़ने से, व्यापार से, लेन-देन से, लोगों के आने-जाने से, ऐसे कुछ अलग-अलग क्षेत्रों से बढ़ता है, जिसके बाद वहाँ के लोगों के द्वारा इसे बड़े स्केल पर माना जाता है। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के बारे में। तो आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में परिवर्तन में बदलाव आते हैं। मतलब कि हिंदू धर्म के अंदर जो बदलाव आते हैं वह 700 से लेकर के 1715 के टाइम में, मतलब कि 1000 सालों के बीच में बदलाव देखने को मिल जाता है। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती हुई सत्ता। इस प्रकार से यहाँ पर बड़े स्केल पर हिंदू धर्म के अंदर बदलाव या परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। कहता है संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर हुआ करता था। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्राह्मणों को समाज के अंदर जो ऊंचा स्थान दिया गया था, ये ऊंचा स्थान उनको ज्ञान के आधार पर दिया गया था। किस आधार पे? ज्ञान के आधार पे दिया गया था। इसीलिए इन्हें संरक्षक की भूमिका के तौर पर या क्लास के अंदर, समाज के अंदर संरक्षक के तौर पर पहचाना गया था। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरचनों के समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। मतलब कि वो व्यक्ति जो समाज के अंदर ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के अंदर रह कर के काम करते थे, उन लोगों को हमने संरक्षक के तौर पर शामिल किया था। कहता है इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके थे। भक्त मतलब बिना किसी पूजा पाठ के या फिर बिना किसी पंडित के, पुजारियों के पहुंच सकते थे। इस प्रकार की ईश्वर की कल्पना को इसमें बढ़ावा दिया गया था। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में विस्तार से मिलेगा। तो दूसरी परंपराओं का मतलब हो गया सिख हो गया, इस्लाम हो गया, ऐसे अलग-अलग धार्मिक परंपराओं के बारे में हम चैप्टर 8 में विस्तार से बात करेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए-नए धर्मों का आगमन हुआ। नए-नए धर्म के बारे में बात की जाए, इस भारत के अंदर देखा जाए तो इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, या इस्लाम धर्म काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ फैलता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर सिख धर्म का फैलाव चालू हो जाता है और कुछ स्थानीय धर्म का फैलाव यहाँ पर हो जाता है। ऐसे कई बड़े स्तर पर नए-नए धर्मों की यहाँ पर स्थापना होती है। कहता है कुरान शरीफ, एक बार यहाँ पर नया सेंटेंस आया है कुरान शरीफ।
कुरान शरीफ की यदि बात करते हैं तो कहता है कि इसका जो संदेश है भारत में पहले 7th सेंचुरी में आया था और ये व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा लाया गया था। तो भारत में जो कुरान शरीफ आया था वो 7th सेंचुरी में आता है, व्यापारियों के द्वारा और अप्रवासियों के द्वारा आता है। अब यहाँ बात आती है कि अप्रवासी किसे कहते हैं, तो वह लोग जो दूसरे देश से व्यापार के रूप में आते हैं और बस जाते हैं। कहाँ बस जाते हैं? भारत के अंदर। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं अप्रवासी। जैसे कि मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानने का काम करते थे और इनके अनुसार ईश्वर जो था वो अल्लाह के सत्ता को स्वीकार करता है, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। तो ये बात थी कुरान शरीफ के अंदर, मतलब कुरान शरीफ जो है वो किन-किन चीज़ों को बढ़ावा देता है, तो वो देता है प्रेम को, करुणा को और उदारता को बढ़ावा देता है। कहता है कि चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रहा हो, मतलब कि वो अमीर हो, गरीब हो, ऊँचा हो, नीचा हो, कोई भेदभाव नहीं करता है। कई शासक इस्लाम और इसके विभिन्न धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्री अर्थात उलेमा को संरक्षण देने का काम करता है। तो उलेमा किसे कहते हैं पता है? उलेमा जो होता है वह इस्लाम धर्म का संरक्षक माना जाता है। इसे इस्लाम धर्म का संरक्षक माना जाता है। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो उल्मा होता है वह शरिया कानून का या शरिया कानून को लागू करने का काम करता है। लागू करने का काम करता है। क्लास आगे कहता है क्या हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग-अलग तरह की व्याख्या करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि इस्लाम हिंदू धर्म के अंदर ये ऐसा होता है, वैसा होता है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म के अंदर भी इस प्रकार के विचारों को कहा गया था। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानने का काम करते हैं। तो यहाँ पर एक नाम और आ चुका है और वो है पैगंबर साहब। तो पैगंबर साहब के दामाद जिनका नाम था अली, उनको क्या माना गया है? तो मुसलमानों का विधि सम्मत नेता माना गया है। तो विधि सम्मत मुसलमानों का विधि सम्मत नेता किसे माना गया है? अली को माना गया है। अली किसके दामाद थे? तो पैगंबर साहब के दामाद थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। तो खलीफा के पद को कौन स्वीकार करते हैं? तो खलीफा के पद को जो स्वीकार करते हैं उन्हें कहते हैं सुन्नी कहते हैं। क्लास कहता है कि शुरुआती टाइम में देखा जाए तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाए गए थे, मतलब कि जिन लोगों ने खलीफा के पद को बढ़ावा दिया था, उसको मानने का काम किया था, उसको हमने शुरुआती टाइम में एक नया नाम दिया खलीफा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसी के पोस्ट के बचाव करने के लिए 1919 के टाइम में खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। क्लास कहता है कि और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामिक न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अंतर रहते हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। क्लास ये जो न्याय सिद्धांत था, इस्लामिक न्याय सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो ये विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत देखने को मिल जाते हैं। तो इस्लामिक न्याय सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है हनफी है और दूसरा सफ़ी। तो ये दो न्याय सिद्धांत इस समय देखने को मिल जाते हैं। क्लास इसी के साथ आज हम दूसरा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो अलग-अलग समय में इतिहास के समय होने वाले अलग-अलग खोजों के ऊपर क्या-क्या विचार किए गए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहते हैं इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, बल्कि वो घंटे, दिनों और वर्षों के बिताने के रूप में भी नहीं देखा करते थे। उनका जो नज़रिया था, वह समय, सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों की ओर देखने को मिलता है। मतलब कि लोगों ने समाज के अंदर होने वाले परिवर्तन को जो देखने का काम किया, वो सामाजिक और आर्थिक संगठन के तौर पर होने वाले परिवर्तनों को देखने का काम किया करते थे। कहता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा, मतलब कि हमारे यहाँ पर जब समाज बढ़ रहा था, आगे
विस्तृत हो रहा था, उनका समाज फैल रहा था, तो उनके विचार में और विश्वास में कितना स्थायित्व रहा, कितना बदला, कितना एक जैसा रहा, उसके ऊपर ये बात करते हैं। कहता है यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सों युगों, कालों में बाँट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है क्योंकि एक फ़िक्स समय में एक प्रकार की ख़ास सामाजिक व्यवस्था रहती है, फिर दूसरे समय में दूसरी सामाजिक व्यवस्था रहती है, तीसरे में तीसरा रहता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है काफ़ी समझने में आसानी हो जाती है। कहता है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज़ इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा है जिसे हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कहते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ चुका है कि भारतीय जो संस्कृति है, समाज है, उसे जो 3 वर्गों में बाँटा गया है, उसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बाँटा गया है। किसने बाँटा है? अंग्रेज़ों ने बाँटा है। कब बाँटा है? 19th सेंचुरी में बाँटने का काम किया। 19th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1800 से लेकर के आपका 1899 के बीच की बात करता है। क्लास यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो बाँटा गया था, वह विचारों के आधार पर बाँटा गया। शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में आई कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आते थे। इस दृष्टिकोण से इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। मतलब कि यदि आप देखेंगे हमारे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में तो उनकी जो विचारधाराएँ थी, उनकी जो सोच थी, वो अलग-अलग देखने को मिल जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के अलग-अलग कालखंडों की विशेषता को तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाज के कई विचारों का समावेश था। शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कृमि मतलब कि खेती में काम करने वाले लोग, शहरों और गाँवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राजा और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। तो क्लास हम इस बुक में जो बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे मध्यकाल के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि मध्यकाल का इतिहास कैसा रहा, उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार के बारे में बात चलेगा, क्षेत्रीय विस्तार, साम्राज्यिक राज्यों के उदय। कभी-कभी तो आप ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी कि कौन-कौन से लोग भारत में कब आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं से 18वीं शताब्दी के 8वीं और 11वीं शताब्दी से काफी अलग है। मतलब कह रहा है कि जो 16 से लेकर के 18 सेंचुरी का जो टाइम था, वो 11वीं से लेकर के जो 11th सेंचुरी का जो टाइम था, इससे काफी ज्यादा ये डिफरेंट टाइम है। कहता है इसलिए क्योंकि इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं, फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मतलब मध्यकाल में जो भी हुआ था उसको हम कंपेयर करते हैं मॉडर्न टाइम से। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ था। इससे आशा ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। मतलब कि मिडिल टाइम में जो हम बात करते हैं 16 सेंचुरी के टाइम की बात करते हैं तो इस समय में जो हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन थे वह हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल रेक्टिकल्स सॉरी रियलिस्टिक कह सकते हैं या फिर रूढ़िवादी रूढ़िवादी को हम यहाँ पे कहते हैं जो एक टाइप का चेंजेस नहीं चाहते थे। इस प्रकार की विचारधारा आपको देखने को मिल जाती है। कहता है लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करना चालू कर दिया था। तो इस समय जो व्यापारी कंपनी भारत में आई थी, वो पहले जो थी वो थी पुर्तगाल थी। फिर आपका आता है डच आ जाती है। फिर फ्रांसीसी आ जाते हैं आपके। फिर आपके अंग्रेज आते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कंपनी आई थी। कहता है कि इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और यहाँ के सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष की पढ़ी हुई बातों से करेंगे। जहाँ भी संभव हो ये देखने का काम करेंगे और बदलते हुए समय के बारे में नज़र डालेंगे।
आप अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र डालते रहेंगे और ये देखेंगे कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं और कुछ चीज़ें वैसी है या नहीं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे यहाँ पर 7th सेंचुरी से लेकर के सॉरी 8 से लेकर के आपका जो 18th सेंचुरी का टाइम जो था ना, इसमें कितने बदलाव आए हैं, जो चेंज आए हैं, हम इसके बारे में इस किताब में विस्तार से बात करेंगे। तो क्लास ये जो चैप्टर था आपका खत्म हो जाता है। ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।